हेलो, आई एम राजेश कुमार, असिस्टेंट टीचर यूपीएस नायली। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। Which one of the following conditions is not essential to grow maize? High temperature, low temperature, humidity, rainfall। आपको सभी को पता है कि मक्का गर्मियों के दिनों में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी या नमी की मात्रा ज़रूरी है, रेनफॉल वर्षा का होना ज़रूरी है, लो टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लो टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर is generally done using seed, root, stem, leaf। जिंजा आप सभी को पता है कि ये जिंजा का मतलब अदरक होता है। घरों में आप लोग जो किचन में अदरक यूज होती है वो एक प्रकार का स्टेम है। अगर हमें इसके प्लांट्स को उगाना है तो इसी पार्ट को, इसी अदरक को हमें ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबाना होगा, जिससे नए प्लांट ग्रो करेंगे। तो अदरक के प्रोपेगेशन के लिए, इसके नए प्लांट्स को उगाने के लिए ना तो सीड की ज़रूरत है, ना रूट की ज़रूरत है, ना लीफ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें इसके स्टेम की ज़रूरत होती है। सो द राइट ऑप्शन इज स्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कार्बनिक खादों को कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट इसमें पता करनी है जो कि कार्बनिक खादों के लिए ठीक नहीं है। इट एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये ऑर्गेनिक मैन्योर का एक लक्षण है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, ये भी इनका एक नेचर है। इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। बट द ऑप्शन बी, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये इसका नेचर नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्बनिक खाद में ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हों। तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। Now come to the question number 4. The term used for the process of separation of grains from chaff is। भूसे से ग्रेन्स, अनाज या अनाज के दानों को पृथक करने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? सोइंग, ये बीज बोने का प्रोसेस है। थ्रेसिंग, ये आप सभी लोग जानते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से बीनना। विनोइंग, ये फटकना या हवा के द्वारा साफ करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विनोइंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। नीचे चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द नीड टू इरिगेट क्रॉप्स। नीड मीन्स जरूरत, इरिगेट क्रॉप्स फसलों की सिंचाई करने के लिए क्या ज़रूरत है, इससे संबंधित जो स्टेटमेंट ठीक लगते हैं वो आपको इसमें लेना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सीड्स रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को केवल घुली हुई अवस्था में ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो सिंचाई है वो फसलों को हॉट एयर और ठंडी हवाओं या बर्फ से बचाती है। चौथा ऑप्शन है कि इरिगेशन से सॉइल का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर शुरू के जो फर्स्ट 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो करेक्ट हैं। So the right option is small a, first and second. Now come to the question number 6.
Which of the following tools would a farmer use to remove weeds from the field? खेतों से weeds को निकालना। weeds means खरपतवार या अनवांटेड प्लांट्स को अलग करने के लिए फार्मर किस टूल का प्रयोग करते हैं? एक्स मीन्स कुल्हाड़ी नहीं करेंगे। कल्टीवेटर ये जुताई का इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी नहीं करना है। पिलो ये हल है, इसको भी यूज नहीं करना है। तो बीड्स को अलग करने के लिए एक जो टूल यूज किया जाता है वो है होई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, होई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स? इनमें से फर्टिलाइजर्स या रासायनिक खादों के बारे में क्या सही नहीं है? दे इंक्रीज द यील्ड, ये रासायनिक खादों के बारे में सही है क्योंकि खादों से उपज में वृद्धि होती है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, इनका अत्यधिक प्रयोग सॉइल में न्यूट्रिएंट के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं इसका ऑप्शन सी कि दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि लोग ट्रैक्टर भर भर के खादों को ले जाते हैं, तो फिर ये कहना कि बहुत कम मात्रा में हम इसको यूज करते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, खरपतवारों के हानिकारक प्रभाव क्रॉप प्लांट्स पर क्या पड़ते हैं वो हमको यहाँ देखने हैं। दे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग, तो ये ऑप्शन सही है कि वो हार्वेस्टिंग में इंटरफियर करते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दीली, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स, वो पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस या लाइट के लिए क्रॉप प्लांट के साथ में कंपटीशन रखते हैं। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ के लिए आप नीचे जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट हैज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। So the correct option is small a. The process of loosening and turning of the soil is called, मिट्टी को ढीला करना, उसको उलटना पलटना, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इरिगेशन एंड बोरिंग, सिंचाई और खाद देना। बी है टिलिंग एंड प्लोइंग, निराई करना, हल चलाना, जुताई करना। डिगिंग एंड विनोइंग, खुदाई करना, विनोइंग करना। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टिलिंग एंड प्लोइंग। द मानसून सीजन इन अवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ्स, मानसून सीजन उसको बोलते हैं जब बरसात होती है, तो इट इज जून टू सितंबर। सो द राइट ऑप्शन इज जून टू सितंबर। Now come to the question number 11. The system of irrigation, सिंचाई का एक ऐसा सिस्टम वेयर इन वाटर जहाँ पे वाटर को सप्लाई किया जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रिप सिस्टम। Which of the following reproduces only inside a host cell? Bacteria, amoeba, virus, fungus. The right option is virus। कि जो वायरस ही केवल एक ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो कि
किसी होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज वायरस। Now come to the question number 13. A disease in human being caused by virus is typhoid, dysentery, influenza, cholera. Here the right option is influenza because influenza is a disease caused by a virus. Now question number 14. Pathogenic microorganisms present in host cell are killed by medicines called. रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव जो कि होस्ट सेल के अंदर उपस्थित होते हैं उनको किस मेडिसिन्स के द्वारा किल किया जाता है, मारा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज द मेडिसिन्स which are used to kill pathogenic microorganisms. Now come to the question number 15. The two microorganisms which live in symbiotic association in lichen are. Symbiotic association का मतलब होता है सहजीवन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए जीवन गुजारते हैं, उस ऑप्शन को हमें लेना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डी, एल्गा एंड फंगस। इनका जो लाइफ है वो सहजीवन के प्रकार का होता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज. ब्रेड की प्रिपरेशन के द्वारा ब्रेड की प्रिपरेशन के समय जो गैस रिलीज होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि ब्रेड में बहुत सारे छेद से होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. द डिसीज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज. डिसीज जो एक प्रोटोजोन के द्वारा होती है और एक इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाती है। इसके ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, मलेरिया, मीजल्स। यहाँ पे जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोन के द्वारा होते हैं और इसको एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये राइट ऑप्शन है, द ऑप्शन इज सी, मलेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. पहेली. पहेली एनसीईआरटी बुक में एक प्रमुख कैरेक्टर है। डग टू पिट्स, दो गड्ढे खोदती है ए एंड बी इन हर गार्डन। अपने गार्डन में दो गड्ढे खोदती है, एक गड्ढे का नाम ए रखती है, एक का नाम बी रखती है। इन पिट ए सी पुट ए पॉलीथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। एक गड्ढे में जिसका नाम कैपिटल ए है उसमें कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट लेकर के उसको एक पॉलीथीन के अंदर रख के और उस गड्ढे में रखती है। जबकि जो गड्ढा बी है, सी डंप द सेम काइंड ऑफ वेस्ट, उसमें भी उसी प्रकार के वेस्ट मटेरियल को रखती है, बट विदाउट पैकिंग इट इन ए पॉलीथीन बैग, लेकिन इसको पॉलीथीन बैग में पैक नहीं करती। सी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विथ सॉइल, और उसके बाद दोनों गड्ढों को सॉइल से कवर करती है। व्हाट डिड सी ऑब्जर्व आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद वो क्या देखेगी? बेस्ड इन पिटे डिग्रेडेड फास्टर, गड्ढे जो ए गड्ढा है उसमें डिग्रेशन का काम फास्ट होगा, गड्ढा जो बी है उसमें डिग्रेडेशन का काम फास्ट होगा, या फिर दोनों में ही लगभग समान रूप से होगा। लास्ट में कह रहे हैं कि या फिर उनमें डिग्रेडेशन का काम नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बेस्ड इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर, क्योंकि जो बी गड्ढा है उसमें जो पॉलीथीन कवर नहीं लगाया, तो पॉलीथीन कवर के बिना जो डंप मटेरियल है वो बहुत जल्दी ही डिग्रेड हो जाएगा, और इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
waste in pit B degraded faster than that in pit A। गड्ढा A में रखा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसकी तुलना में गड्ढे B में रखा हुआ वेस्ट मटेरियल जल्दी डिग्रेड होगा, तेजी से डिग्रेड होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, पिक द सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है मैन मेड फाइबर होते हैं, लेकिन कॉटन आपको पता है कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है, वुड हमें ट्रीज से मिलता है। तो इसमें जो नायलॉन है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, नायलॉन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेयन। इनमें से कौन सा रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, इसके लिए सोर्स का काम करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वुड पल्प से रेयन बनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वुड पल्प। आज के लिए बस इतना ही। आगे इस सीरीज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे और अगले सेट में इसको डालते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।